हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि कोई भी डाइपोल अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कितना और कैसे एक्ट करेगा। फॉर्मूला लिया था हमने, F इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये क्या है, इसके क्या फिनोमिना रहने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आगे आने वाले लेक्चरों की रीढ़ की हड्डी है बच्चों। इसको अगर इजी ले लिया तो फिर आगे वाला नहीं आएगा। इसको ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब आगे वाला जो भी 4-5 लेक्चर होंगे हमारे आगे वाले उसको समझने में इजी रहेगा। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है बच्चों? फ्लक्स ये दर्शाता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो को, मतलब द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं इसकी पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद में चलेंगे हम एरिया वेक्टर पे। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वापस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passing through the surface इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको डिनोट करेंगे बच्चों फाई से। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एरिया और एरिया वेक्टर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में वापस इस पे आएंगे बच्चों। देखो एरिया या फिर एरिया वेक्टर, चलो मैं हेडिंग दे रहा हूं बच्चों एरिया वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। तो एरिया वेक्टर, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। एरिया भी क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे, मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर है बच्चों, साइड ए और साइड बी। इसका एरिया तो कोई बता देगा, इसका एरिया कितना होगा? ए इंटू बी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। मान लेता हूं बच्चों ये कोई साइड ए है और ये एक बच्चों साइड बी है। इसको कंप्लीट करो पैरेललोग्राम में। तो इसका एरिया हमने पढ़ा था बच्चों, कितना आया था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये किसको बताता है? एरिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने कितना पढ़ा था बच्चों? ए क्रॉस बी। अब देखो बच्चों इसमें क्रॉस ही क्यों लिया, डॉट क्यों नहीं लिया? किसी भी क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों वो उसका रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस लेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें वेक्टर मिलेगा बच्चों। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम डॉट नहीं लेके क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। मोड को हटाओ, ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे हम? ए बी साइन थीटा एन के। ये तो बच्चों वेक्टर, चलो लिख दे रहा हूं, ये है वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड। अगर ये चीजें आपको आती है ना तो बच्चों इसको स्किप कर दीजिएगा 5-7 मिनट के लिए ना। और ये है बच्चों डायरेक्शन। एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो हमें वेक्टर देता है बच्चों किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन दोनों साथ में हो तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे बच्चों। तो बच्चों ये एन कैप में डायरेक्शन के बारे में पता है, और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे और कैसे देखेंगे कि इस प्लेन की डायरेक्शन क्या है। ए की तरफ अपने फिंगर करो, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे बच्चों। ए की तरफ अपने फिंगर करो, बी की तरफ कर्ल करोगे तो जो ये थंब डायरेक्शन देगा ना वही होगा बच्चों क्या? इस प्लेन की डायरेक्शन। ऐसे दिखा नहीं सकता तो मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन ये है इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कंटेनिंग ए एंड बी। अब देखो बच्चों एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल बता देता हूं मैं कि हम कैसे एरिया वेक्टर को लेंगे। ये मेरा प्लेन कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, देख लेना, ये कुछ ऐसे प्लेन रखा हुआ, तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे इस बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकता ना, तो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? देखो ये कुछ ऐसे है,
है ना। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, देखो ये अगर कोई प्लेन है, देखो ये अगर कोई प्लेन है इतना मेरा, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, इसके परपेंडिकुलर, तो आपकी ओर आती है। और इस प्लेन की में अंदर जाती है। तो इसकी में एक तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो सकती है बच्चों, और एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैंने प्लेन ऐसा रखा तो, ऐसे रखा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, एक तो बाहर आती हुई और एक अंदर जाती हुई। तो इसको मैं बाहर आती हुई दिखा ही नहीं सकता, तो मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ए वेक्टर और ए वेक्टर। अब कर्व सरफेस देखो, एक होलो सिलेंडर लेते हैं हम, इस प्लेन की तुम्हें नजर आ रही है बच्चों, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसके लिए कैसे लेंगे, इसके लिए कैसे लेंगे, देखो ये बच्चों कुछ इस तरह से होती है हमारी ये सिलेंडर, ये कुछ इस तरह से, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ऐसे है बच्चों ना, ऐसे, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर। अब एरिया टाइप के कितना होता है बच्चों, एक तो ओपन एरिया और एक क्लोज सरफेस एरिया, एक ओपन सरफेस एरिया और एक क्लोज सरफेस एरिया। देखो अगर ये आ रहा है ना बच्चों आपको, तो आप स्किप कर सकते हो इन चीजों को, है ना। देखो बच्चों टाइप्स ऑफ एरिया, एक ओपन सरफेस एरिया, एक क्लोज सरफेस एरिया, दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखो ओपन सरफेस एरिया, अब जैसे एक प्लेनर है, मान लेता हूं ये प्लेन है कोई, अब देखो बच्चों ये कोई प्लेन है ना, आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सरफेस एरिया। कैसे, इसके लिए डायरेक्शन होगी बच्चों बाहर, और इस प्लेन जो ये मेरे पीछे है, देखो ये पीछे, इस प्लेन की डायरेक्शन होगी बच्चों बाहर, इसको बोलते हैं प्लेनर एरिया। तो प्लेनर एरिया एक ओपन सरफेस एरिया में आता है बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल प्लेनर एरिया, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया बच्चों वही प्लेनर एरिया हो गया, होलो हेमिस्फीयर हो गया, या फिर होलोस्फीयर भी बोलो, होलोस्फीयर भी बोलो, होलो हेमिस्फीयर भी बोलो, और होलो सिलेंडर भी हो गया बच्चों, होलो सिलेंडर। प्लेनर एरिया तो आप जान ही गए, इसकी डायरेक्शन एक तो ए वेक्टर ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, लेकिन होगी प्लेन के आउटवर्ड, ठीक है। और देखो कुछ होलो, देखो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का मतलब क्या है। ओपन सरफेस देखो सरफेस से क्लोज हो बाहर से, लेकिन अगर हम इसको कट करेंगे अंदर से हम सब कुछ दिखाई देगा ना, तो वो ओपन ही होगी बच्चों। अब जैसे फुटबॉल है, एक साइड से इसको कट करो तो अंदर से सब कुछ दिखाई देता है, या फिर वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। और सॉलिड, कोई चीज सॉलिड है बच्चों, उसको कट करोगे तो जहां कट करेंगे वही दिखेगी, तो वो क्लोज होगी, ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस कौन सा होगा, होलो सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी होगा, क्यूब हो गया, कौन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे क्लोज सरफेस। इसमें हम होलो हेमिस्फीयर भी ले सकते हैं बच्चों। इसके लिए डायरेक्शन ये, और इसके लिए ये, और यहाँ पे ए, यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और देखो क्लोज सरफेस, इसके लिए एग्जांपल कौन सा होगा मेरा, सॉलिड स्फीयर, और क्यूब, कौन, ईटीसी, सॉलिड सिलेंडर वगैरह वगैरह जो भी होंगे हम एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि ये फ्लक्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, है ना, उसके हिसाब से देखेंगे बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ E is equals to constant
बट ए इज इंक्रीजिंग, देन ये फाई कैसे डिपेंड करेगा वो देखो। ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो रही है बच्चों, ये है मेरा ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा इसको बड़ा बनाओ। अब देखो बच्चों, इसमें एक एरिया ये है मेरा A1, एक एरिया ये है बच्चों A2। अब मुझे बताओ इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही है बच्चों? 2। इसमें से 1 2 3, एक और ले लो 4 5, जो भी हो। लेकिन एरिया A1 से एरिया A2 में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी बच्चों हमारी ज्यादा है, तो मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा हमारा। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी उतना ही ज्यादा हमारा फ्लक्स होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया को इंक्रीज करें तो हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों कि फ्लक्स भी इंक्रीज होगा बच्चों। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, केस 2 यहां कर दे रहा हूं। केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। इफ ए इज इक्वल टू कांस्टेंट बट अगर E इंक्रीजिंग हो बच्चों, कैसे? ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों, कुछ इतना ही। और इंक्रीज करेंगे बच्चों किसको? E को। इसमें 3 लाइन थी, इसमें 6 लाइन कर देंगे और तो क्या। और एरिया सेम रखेंगे। तो मुझे बताओ अगर इनको साथ में ले रहे हो तो 3 लाइन, और इनको साथ नहीं ले रहे हो तो 1 लाइन। इनको साथ ले रहे हो तो वरना 4 लाइन, इनको साथ नहीं ले रहे तो साथ ले रहे हो तो 6 और साथ नहीं ले रहे तो 4। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से और एरिया की कांस्टेंट रहने से भी फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। कैसे? इसमें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 1 ही पास हो रही है और इसमें से 4 पास हो रही है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उतना ज्यादा फ्लक्स। तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा बच्चों? इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों 5 प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ होगी, एरिया कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के इंक्रीज करने से हमारी फ्लक्स भी इंक्रीज होगा बच्चों। तो 5 प्रोपोर्शनल टू E। अब इन दोनों रिजल्ट को कॉम्बिनेशन देंगे तो 5 प्रोपोर्शनल टू A इंटू E। अब किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो किससे? किसी सरफेस से, तब हमारा क्या होगा? तो केस नंबर 3 देखो बच्चों। ये भी बोर्ड इनका सिस्टम चल रहा है, आगे मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बच्चों। बोले क्वेश्चन नहीं करने तो थ्योरी को स्किप कर सकते हो। केस 3, इफ E is inclined at an angle theta to the surface। कैसे? अब मान लेता हूं ये कोई सरफेस है, मेरी प्लेनर सरफेस है बच्चों। ये कुछ ऐसे सरफेस बच्चों, कुछ ऐसे रखिए। तो इसकी एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। मैं मानो एरिया वेक्टर ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बच्चों कुछ ऐसे, और इनके बीच का एंगल है बच्चों थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। मतलब E is the inclined at an angle theta to the surface। इस सरफेस के एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे रहने वाला वो देखो। 5 प्रोपोर्शनल टू E किया था हमने। देखो 5 इज इक्वल टू, अब इसमें होगा बच्चों E इंटू इसका एरिया या फिर E डॉट ए। अब E डॉट ए को क्या मतलब है? क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में लेके आओ। किसके डायरेक्शन में? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि इसका जो ये प्लेन है उसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ना, तभी ये ज्यादा से ज्यादा पास हो पाएगी बच्चों। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बोलता है क्या है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी किसी सरफेस में से, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ई ए को क्या लिख सकते हो मैं, ई ए कोस थीटा बच्चों, ई ए कोस थीटा, दिस इज फाइव। आपको एक ये भी ध्यान रखना, एरिया वेक्टर के साथ कुछ इंक्लाइन हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। अब देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होने के बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म, तो देखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये लिख लेना आप, उसके बाद में आगे देखो। ये कोई सरफेस है बच्चों, रैंडम सरफेस बना लेता हूं मैं ना, यहां से आर डिस्टेंस पे मैंने एक कोई एरिया कट किया बच्चों, ये एरिया है, और इसका एरिया वेक्टर है बच्चों डी एस। डी एस छोटा सा एरिया कट करना पड़ेगा, क्यों? देखो हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म मान के चला है ना, कि मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां से कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां से कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को लिया कि यहां से पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे जाने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इतनी है, उसका एरिया वेक्टर ये है। तो मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, और इनके बीच का एंगल है बच्चों थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कि इस सरफेस का एरिया इंटू ये cos थीटा, तो कर नहीं सकते ना, तो कैसे करेंगे? इस ds को ds 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 को एड ऑन करेंगे। एड ऑन करना मतलब इंटीग्रेशन करना। छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यहां से फाइव कितना होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाइव ई डॉट डी एस, या फिर ई डी एस कॉस थीटा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक ये फॉर्मूला है हमारा। तो अब हम करने वाले बच्चों क्वेश्चन, देखो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी बच्चों कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन से पहले इसकी यूनिट भी देखनी पड़ेगी ना। देखो, एक तो हमारा होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1 होता है, लेकिन ई डॉट ए, ई को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, एफ ऑफ वन क्यू, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा क्यू इंटू ई, तो ई इज इक्वल टू एफ ऑफ वन क्यू इंटू एरिया। एफ के लिए न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक तो ये फ्लक्स की क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी, डायमेंशन आप पता कर लेना, फोर्स की एम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर कूलम की जगह 9 इंटू टी है। और एक और देखो बच्चों, इसको और तरीका लिख सकते हैं हम, ई को क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में, माइनस का डी वी अपॉन डी आर और इंटू मीटर स्क्वायर या फिर एरिया। तो देखो, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर ये भी किसकी यूनिट है बच्चों, इस फ्लक्स की यूनिट है। हाँ, वोल्ट इंटू मीटर, ये डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लेना, ये ऐसा यूनिट है बच्चों, ठीक है ना। तो आगे देखो, अब करते हैं क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे है बच्चों, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूं, आगे आगे क्वेश्चन चलेगा, हम पीछे पीछे सवाल करेंगे, ठीक है ना। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस एरिया। फर्स्ट नंबर है बच्चों हमारा एक्स वाई प्लेन कंटेन करेगा, वाई जेड प्लेन में है और जेड एक्स प्लेन में है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों ये है 5 ई नॉट आई कैप 7 ई नॉट जे कैप प्लस 8 ई नॉट के कैप। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं बच्चों, रैंडम वैल्यू ले रहा हूं। और प्लेन कौन सा हमारा, स्क्वायर है, जिसकी साइड ए होगी बच्चों, है ना।
जिसकी साइड कितनी होगी मेरी, ये। अब मैं एक फर्स्ट है एक्स वाई प्लेन में, सेकंड है वाई जेड प्लेन में, और थर्ड है बच्चों जेड एक्स प्लेन। मैं किसी एक का बता रहा हूँ, दूसरे का तीसरे का कर सकते हो। देखो ये कोई एक्स है, ये वाई है, और ये अगर जेड है, तो पहले तो ये स्क्वायर है बच्चों, ये किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ये लो बच्चों एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो इसकी डिस्टेंस ए और इसके भी ए। अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के आउटवर्ड भी होगा और इनवर्ड भी हो सकता है। तो मैं एक बार आउटवर्ड लेके चल रहा हूं बच्चों। अब ये प्लेन है, इसका एरिया कितना होने वाला बच्चों, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें गिवन है। तो मुझे बताओ इस पे फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे लिखे हम, ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो अब इस प्लेन की टू डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो आउटवर्ड टू द प्लेन, एक इनवर्ड टू द प्लेन। आंसर दोनों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आउटवर्ड टू द प्लेन लिख रहा हूं और लगा के आंसर माइनस में कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है हमें, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो 5 ई नोट आई कैप प्लस 7 ई नोट जे कैप प्लस 8 ई नोट के कैप। ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए स्क्वायर के कैप ले लो पहले। सो ए स्क्वायर के कैप, डॉट प्रोडक्ट सेम है तो 1 होगा वरना 0 होगा। सो 8 ई नोट ए स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा और एक और लगा के लिख देना बच्चों, -8 ई नोट ए स्क्वायर। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है बच्चों इस प्लेन की डायरेक्शन है वो इनवर्ड। अब वाई जेड प्लेन वाला देख लेना आप। वाई जेड वाला प्लेन के लिए ये होगा मेरा, कुछ ऐसे होगा बच्चों, ये वाई जेड प्लेन, ये कुछ जेड एक्सिस मैंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि याद नहीं रह सकता। तो ये प्लेन कुछ इस तरह से है बच्चों ना। तो इस प्लेन की डायरेक्शन एक तो एक्स में, पॉजिटिव एक्स में, और एक नेगेटिव एक्स में, तो इसके भी दो आंसर होंगे। और एक्स जेड प्लेन में देखो बच्चों, एक्स जेड प्लेन में कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा होगा। अब ये एक्स और जेड प्लेन है, तो इसके लिए एक डायरेक्शन तो ऊपर की ओर वाई और एक डायरेक्शन जेड नीचे की ओर बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बच्चों ई नोट आई कैप ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इसका एरिया ए ले रहा हूं और इसका एरिया भी ए ले रहा हूं, या फिर इसकी रेडियस आर, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों ए नोट आई कैप, तो इसके लिए एरिया वेक्टर होगा बच्चों ए वेक्टर, और इसके लिए आउटवर्ड एरिया ए वेक्टर, ए वेक्टर। तो मुझे बताओ अब फ्लक्स कितना होगा। और एक ये कर्व्ड सरफेस कुछ इस तरह से होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल की कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस कुछ इस तरह से होती है। तो ये एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये A1 बोल दो, ये A2 बोल दो, और ये A3 बोल सकते हो। तो फ्लक्स कितना होगा, आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ, हर चीज समझ में, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों। 5 इक्वल टू E इंटू ए, पहले 5 निकाल रहा हूँ, E नोट इंटू A1, सो E नोट आई डॉट आई क्या रहेगा बच्चों 1, तो E नोट पाई आर स्क्वायर। और 5 देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द, इस प्लेन के आउटवर्ड है बच्चों। इस प्लेन की डायरेक्शन अंदर थोड़ा ना होगी, हमेशा ही आउटवर्ड टू द प्लेन होती है, लेकिन प्लेनर के लिए आगे पीछे हो सकती है बच्चों ना, इनटू द प्लेन भी हो सकती है और आउटवर्ड द प्लेन भी हो सकती है। इसकी डायरेक्शन पीछे कैसे होगी,
अंदर डायरेक्शन कैसे आएगी इसकी, है ना। तो देखो फाई टू ई नोट माइनस का ई नोट पाई आर स्क्वायर, क्यों, ई ए कोस थीटा, तो ई की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ये, तो कोस 180 माइनस होता है तो माइनस ई नोट पाई आर स्क्वायर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसके लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड करना है बस, φ1 प्लस φ2, लेकिन φ1 प्लस φ2 इक्वल और अपोजिट है तो जीरो। तो इसमें से ये तो होगा बच्चों इनकमिंग फ्लक्स और ये होगा आउटगोइंग फ्लक्स। तो जितना इनकमिंग हो रहा है फ्लक्स उतना ही आउटगोइंग होगा बच्चों। तो इसके लिए मैं बताऊंगा एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। इसको मिस मत करना, ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बच्चों। चलो इसको डिस्क ही मान लेते हैं ना, ये क्या है हमारी डिस्क। और एक मान लेता हूं बच्चों ये कोई हेमिस्फीयर मान लेता हूं बच्चों, ये क्या मान लेता हूं मैं, हेमिस्फीयर बच्चों, ठीक है, हेमिस्फीयर। और एक कोई रैंडम और मान लो, कुछ भी मान लो चाहिए ना, ये कोई रैंडम सरफेस है बच्चों। तो अब मुझे बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसमें से कितना और इसमें से कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये कुछ डिस्क ऐसे रखी हुई है बच्चों ना, देखो कुछ ऐसे रखी हुई है, कुछ ऐसे रखी हुई है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी बच्चों, सॉरी एरिया वेक्टर कैसे होगा, या तो अंदर या फिर इस तरफ। तो मुझे मैं ले रहा हूँ एक बार अंदर की ओर वाला एरिया ले रहा हूँ बच्चों ना, ये है मेरा एरिया वेक्टर, और इसका एरिया होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितनी हो बच्चों, आर, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों ना, तो फाई ई ए, तो ए के लिए ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस पे बताओ हेमिस्फीयर पे। अब मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, देखो कैसे। अब देखो बच्चों इसमें है फाई इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर, ये डिस्क कुछ ऐसे थी मेरी, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है ना, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा बच्चों, कितना होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ यहाँ कुछ एंगल और है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ यहाँ कुछ एंगल और है, यहाँ कुछ एंगल और होगा, यहाँ कुछ एंगल और होगा। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, ये कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, डिस्क की माना मैंने, और इसको ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों इस एरिया से मैं मतलब नहीं, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसमें से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, या फिर इस हेमिस्फीयर में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी जितनी इस डिस्क से हुई है। क्यों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जितनी सरफेस से पास होगी वही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है। इसमें से अगर फ्लक्स हो रहा है E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसमें से भी E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही फ्लक्स पास होगा बच्चों ना, E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
इसमें से भी E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो सेम है हमारा, ये भी डिस्क और ये भी डिस्क लिया। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसमें से उतना ही इसमें से पास होगा, उतना ही इसमें से पास होगा। या ध्यान रखना लॉजिक से, वरना करेंगे तो हम करेंगे सही, करेंगे भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक लॉजिक दिया आपको। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एक्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बच्चों किसके साथ, एक्स के साथ। तब मुझे बताओ इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा बच्चों। अब ये जो ये है ना, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही है बच्चों ना, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, कुछ ऐसे, लेकिन क्या 3D में बनाएंगे इसको, ये हम देख नहीं सकते इसको है ना, ये कुछ ऐसे ऐसे ही बनाएंगे बच्चों ना, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, इसका एरिया ए, लेकिन इसकी कितनी होगी बच्चों, ये लेंथ देखो, x इज इक्वल टू 3a, x इज इक्वल टू 2a, तो ये कितना बचा मेरा a, तो इसकी लेंथ भी a, तो इसके भी a और इसके भी a, ये क्या है बच्चों, क्यूब है, इसका एरिया a इस साइड में है, और ये जो सरफेस है ना बच्चों, ये तो ये भी कुछ ऐसे ही रखी हुई है, तो इसका भी एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये सरफेस है बच्चों, ये कुछ ऐसे रखी हुई है आपके फ्रंट में, तो इसके लिए एरिया ए वेक्टर ऐसे इस जेड एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है बच्चों, इसके लॉन्ग। तो इस थीटा इज इक्वल टू कितना है इसमें 90 डिग्री का, तो इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस है बच्चों, ये इस सरफेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स कितना होगा मेरा इसमें 0। अब ये सरफेस है बच्चों पीछे वाली कैसे रखी है बच्चों, कुछ ऐसे रखी है, उसका एरिया वेक्टर कुछ कैसा होगा बच्चों, -z में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ है x में है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस सरफेस के लिए भी फाई इक्वल टू 0 रहने वाला है। अब बच्चों देखो ये ऊपर की सरफेस है, ये कुछ ऐसे रखी है बच्चों, ऊपर वाली देखो कौन सी, ये ना, ये मेरी ये कुछ ऐसी होगी बच्चों है ना, ऐसे, तो इसके लिए एरिया वेक्टर y कैप में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, x एक्सिस में, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको भी कोई फाई नहीं होगा बच्चों। अब ये सरफेस देखो बच्चों, ये सरफेस कुछ इस तरह से रखी हुई है बच्चों, है ना, इसका एरिया वेक्टर -y कैप में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। एक तो सरफेस जो ऐसे रखी हुई है और एक सरफेस जो ऐसे रखी हुई है, इसका एरिया वेक्टर उस साइड में, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 2a पे, तो मैं लिख ले रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2a रखोगे तो कितनी होगी मेरी यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो e नॉट 4 e नॉट a स्क्वायर, और यहाँ पे e 3a, ये कितना होगा 3a लिखोगे तो 9 e नॉट a स्क्वायर है, आई कैप में मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यार। तो फाई कितना होगा बच्चों, इसका एरिया इंटू ए स्क्वायर, ये भी एरिया ए स्क्वायर होगा और ये भी एरिया ए स्क्वायर होगा, सो फाई इज इक्वल टू, इसका तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फाई 1 में ये बोल रहा हूँ, a1 में ये बोल रहा हूँ, a2 ये बोल रहा हूँ ना, सो फाई 1 ये बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स में और एरिया की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स में, तो पहले से मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, क्यों cos 180 आएगा, e a cos 180 डिग्री, 180 डिग्री cos -1 होता है, तो e इंटू a, सो 4 e नॉट a की पावर 4, और फाई 2 कितना होगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो cos 0 कितना 1, तो e a cos थीटा मतलब cos 0 1, तो e a e कितना 9 e नॉट a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, 5 1 प्लस 5 2 कितना होगा मेरा 5 e नॉट a 4, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों 5 e नॉट a की पावर 4। ये 0 क्यों नहीं है,
देखो और तो चार सरफेस में जीरो है, लेकिन जो मेरे सामने और जो मेरे से दूर है उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती बच्चों तब तो इसमें से टोटल में से फ्लक्स जीरो होता। क्यों? यूनिफॉर्म होती तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें थी इस एरिया वेक्टर के अलोंग थी या फिर इसके अपोजिट थी उतनी इस सरफेस में होती है ना। तो जितना इनकमिंग था उतने आउटगोइंग होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहने वाली है बच्चों। अब अच्छे क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म आ ही गए हम, लेकिन इस पे ये मत समझना बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन खत्म हो गए। थोड़ा गॉस लॉ को और स्टडी करेंगे, लेकिन कल लेक्चर रहेगा हमारा सॉलिड एंगल पे, है ना, पूरा उसी पे करेंगे। अब एक मैं आपको अच्छा और मजेदार क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों। ये है बच्चों मेरी सेमी इनफाइनाइट वायर, और यहाँ पे कोई सर्कुलर डिस्क है या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और इसकी रेडियस है बच्चों आर। ठीक है, एक डिस्क के फॉर्म में ले रहा हूं बच्चों ना। इसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों प्लस लैम्डा। इस सेमी इनफिनिट वायर के कारण इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस होगी बच्चों इसमें, लेकिन होगी कितनी, और इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमें वो बताना है। कैसे बताओगे? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस थ्रू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो मैं इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को बच्चों रफ कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। आपको पता है बच्चों सेमी इनफिनिट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ होगी ना, याद है या फिर भूल गए? हमने कुछ ऐसे लिया था बच्चों, ये सेमी इनफिनिट वायर, यहां से आर डिस्टेंस दूर, यहां से आर डिस्टेंस दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई थी बच्चों के लैम्डा अपॉन आर, और एक जहां से ये खत्म होता है उसी साइड में तो के लैम्डा अपॉन आर। लेकिन इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, कितनी थी बच्चों? √2 के लैम्डा अपॉन आर। तो ये बच्चों √2 के लैम्डा अपॉन आर, और ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। लेकिन इसके हिसाब से समझाता हूँ मैं कैसे है। देखो ये मेरे को इनफिनिट वायर, सेमी इनफिनिट वायर है बच्चों। यहां से आर डिस्टेंस जाने पे, यहां से आर डिस्टेंस जाने पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है बच्चों, कैसे, जहां पे ये खत्म होता है उसी के डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर, और एक पॉइंट की डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर, और इसका रिजल्टेंट बच्चों √2 के लैम्डा अपॉन आर। कुछ ऐसे। अब ये बच्चों सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द प्लेन, तो एरिया वेक्टर बच्चों कुछ ऐसे होगा। ये सर्कुलर डिस्क है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा। यहां पर बता देता हूं मैं, वो रफ कर देता हूं बच्चों ना। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, पहले तो वो तो बताओ कम से कम। अब देखो बच्चों मैं आर डिस्टेंस पे जाऊंगा, सेमी इनफिनिट वायर के कारण ये होती है बच्चों √2 के लैम्डा अपॉन आर। इतना आर लूंगा मैं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इतना आर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इतना लूंगा तो मैं कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बच्चों, चेंज हो रही है। किसके साथ? आर के साथ। ठीक है, कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर तक लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी बच्चों। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बच्चों, कौन सी हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इसके आगे हम क्या करने वाले वो देखो। अब एक हम लेते हैं बच्चों एलिमेंटल रिंग लेंगे, आपको पता है हम क्यों लेंगे, देखो क्यों लेंगे वो भी बताऊंगा मैं यहां से ये आगे कर रहा हूं बच्चों। यहां से आर डिस्टेंस पे जाने के बाद मैं एक एलिमेंटल रिंग को कट करता हूं बच्चों, और r + dr डिस्टेंस पे जाने के बाद में एक
और एलिमेंटल रिंग को कट करूंगा मैं, ये कितनी होगी मेरी, ये डी आर। देखो अब देखो इस इलेक्ट्रिक सेमी इनफिनिट वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहती है बच्चों, रूट टू के लेमडा पूरा कांस्टेंट रहती है। देखो अब ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस आर, हर पॉइंट पे इस रिंग के हर पॉइंट से सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम दिया। देखो ये कोई यार कुछ मेरे पास ऐसी चीजें है, चलो मैं इस घड़ी से ही करवाता हूँ आपको कुछ। ये बच्चों एलिमेंटल रिंग है अपनी, है ना, आपको इसको एलिमेंटल रिंग को समझना है। और यहाँ से ये वायर पास हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ से ये वायर पास हो रहा है, इस वायर से देखो, इस वायर से हर पॉइंट पे डिस्टेंस आर ही रहने वाली है बच्चों। यहाँ से भी आर, सेंटर से यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर और यहाँ से भी आर, समझ गए ना आप। देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सेमी इनफिनिट वायर है। अब ये इस एलिमेंटल रिंग के सेंटर पे है, तो सेंटर से हर पॉइंट पे डिस्टेंस तो आर ही रहने वाली है ना बच्चों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। नहीं समझे क्या, यहाँ से समझ गए बच्चों, ठीक है। एलिमेंटल ये सेमी, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ बच्चों आगे आपकी दिक्कत ना है। ये सेमी इनफिनिट वायर है और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम रहेगी, तो अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा मेरा, देखो ये डिस्क है तो इसके लिए एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन, तो ये तो है बच्चों मेरा एरिया वेक्टर। लेकिन इस इनफिनिट वायर के कारण सी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री का, एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल से ये रूट टू के लेमडा अपॉन आर है, कितना है यहाँ से रूट टू के लेमडा अपॉन आर। अच्छा ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पहले मैं देख लेता हूँ आपसे, थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है या फिर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई अच्छे तरीके से दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बस। ये हमारा एरिया वेक्टर था बच्चों, और ये रूट टू के लेमडा अपॉन आर मेरी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल कितना था मेरा 45, अगर इसको एक्सिस मानो, ये भी शिफ्ट कर सकता हूँ एक्सिस में, तो इसके साथ एंगल कितना मेरा बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब लेकिन ये एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, पेरीमीटर इंटू विड्थ कितना होगा मेरा एरिया, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, E इंटू डी ए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए। सो E कितनी है मेरी, यहां से रूट टू के लेमडा अपॉन आर, डी ए 2 पाई आर डी आर, और कोस 45 डिग्री बच्चों, कोस 45 कितना होता है मेरा 1 बाई रूट टू, तो ये कोस 45 तो रूट टू से कैंसिल हो गया, तो मैं निकालूं 2 पाई के लेमडा और आर से आर कैंसिल, तो ये बच्चों मेरा डी आर। अब लेकिन ये इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ करेंगे, देखो बच्चों पहला स्टेप हमने काटा आर डिस्टेंस पे, दूसरा ये मान लेता हूँ, और उसके बाद कुछ और स्टेप निकालेंगे, उसके बाद कुछ और स्टेप, तो मैं 0 से आर तक इसको चेंज करूंगा। 0 से आर तक ये क्यों बोलोगे सर, देखो इतना स्टेप काटूंगा मैं आर डिस्टेंस पे, फिर R1 डिस्टेंस पे, फिर R2 डिस्टेंस पे, लेकिन इसे चेंज करते करते मैं एक डिस्क को कंप्लीट करूंगा, तो मुझे R डिस्टेंस तक चलना पड़ेगा कैपिटल R। तो 0 टू R dr का कितना होगा बच्चों, 2 पाई के लेमडा इंटू आर, तो k किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई लेमडा इंटू आर, तो ये देखो बच्चों 2, तो लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसकी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आया समझ में अच्छे तरीके से कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म कैसे पहचानेंगे, वो देखना है। क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी इस वायर के कारण, कांस्टेंट नहीं थी, कांस्टेंट तो ओनली लॉन्ग इनफिनिट
शीट की वजह से आती है बच्चों ना, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की वजह से कांस्टेंट आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो होता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एरिया से, है ना बच्चों। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, अगर सरफेस के टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हमारा फाई कितने होने वाला है। मान लो कि ये कोई स्क्वायर है और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे भी होगी, कुछ ऐसे भी होगी, कुछ ऐसे भी होगी, कुछ ऐसे भी होगी, और सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी बच्चों। लेकिन इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, आउटवर्ड टू द प्लेन या फिर इनवर्ड टू द प्लेन। मैं एक बार आउटवर्ड टू द प्लेन मान के चल रहा हूं, तो क्या इसमें फ्लक्स होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से कितनी जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, इसको टच करते हुए जा रही है, लेकिन अंदर से नहीं, ओनली सरफेस के बाहर से टच करती हुई जा रही है बच्चों। ये कुछ प्लेन है बच्चों ना, अब ये देखो ये कुछ मेरा प्लेन, इससे कुछ इस साइड से जा रही है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, इसके प्लेन के टच होते टेंजेंशियल जा रही है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं जा रही है बच्चों ना। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्यों रुकोगे, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर 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 सब तरफ जाएगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही बच्चों ना। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होने वाला है मेरा, 0। ये है बच्चों मेरा पॉइंट चार्ज क्यू, और यहाँ पे कोई सर्कुलर डिस्क है या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मैं डिस्क ही मान रहा हूँ ना, और इसकी रेडियस है बच्चों r, और यहाँ से डिस्टेंस x है, कोई पॉइंट चार्ज पड़ा है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस सर्कुलर डिस्क में से कितना फ्लक्स पास होगा, देखो ये कोई सर्कुलर डिस्क है और ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगी, हमें वो बताना है, और कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं बच्चों। तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, वो देखना आपको पता है बच्चों। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मेरी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा और जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, और जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, और जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पीछे भी हमने देखा था, लेकिन अब पॉइंट चार्ज के कारण कैसे बिहेव करेगा चलो वो बता देता हूँ मैं। ये एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाएंगे, एक स्ट्रिप को कट करेंगे, फिर आर प्लस डी आर जाएंगे, एक स्ट्रिप को कट करेंगे। देखो आर डिस्टेंस पे जाएंगे, पहले एक एलिमेंट्री रिंग को कट करेंगे, फिर डी आर डिस्टेंस पे जाएंगे, है ना। तो इसके लिए एरिया वेक्टर तो आपको पता ही है बच्चों, कुछ ऐसे आएगा ए, और ये आर माना है मैंने, ये एक्स माना है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, के क्यू अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कितनी होगी के क्यू अपॉन ये एक्स ये आर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूँगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये कर सकते हो बच्चों ना, लेकिन इनके बीच अब की बार 45 नहीं है बच्चों ना, तो एंगल है मेरा थीटा। तो फाई कैसे लिखोगे, एरिया कितना होगा मेरा इसका 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो बच्चों पॉइंट चार्ज के कारण अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, लेकिन है कांस्टेंट। अब देखो हर पॉइंट पे सेम होगा बच्चों, है ना, डिस्टेंस सेम होगी हर पॉइंट पे, डिस्टेंस सेम। अब एलिमेंट्री रिंग ये लिए, इसके लिए तो डिस्टेंस तो फिक्स है ना एलिमेंट्री रिंग के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट लोगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लोगे, ये भी आर होगा, ये तो एक्स होगा, लेकिन इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाली है ना। मैंने पीछे भी बताया था बच्चों, इसका एग्जांपल लिया था मैंने ना। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी बच्चों, तो यहाँ से अगर सेंटर से डिस्टेंस आर मानेंगे, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखो इस तरह से है ना, इस तरह से यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर मानेंगे, तब भी ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है। कहीं पॉइंट मान लो, यहाँ मान लोगे ये भी आर है, लेकिन दिखाने में मैंने कुछ ऐसे दिखाया है, लेकिन कुछ पूरा सर्किल है ना, ठीक है ना बच्चों।
तो इस पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस तो सेम रहने वाली। तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे यहाँ से, के क्यूब, ये तो बाहर आ गया, इंटू 2 पाई, ये भी बाहर, तो यहाँ से आर, एक तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर वेरी कर रहा है, एक्स तो फिक्स है मेरा, एक्स तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो फिक्स है, इंटू कोस थीटा, क्या कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये एंगल अगर थीटा हो तो बेस अपॉन एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों के क्यू 2 पाई एक्स भी बाहर ले रहा हूं मैं, इंटू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2। इसको टी मान के चलोगे, उसके बाद में करोगे आप ये कर लेना, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे बच्चों, 0 टू आर, 0 टू आर इंटीग्रेशन करोगे इसका। क्यों, पहले स्टेप आर पे, फिर यहाँ पे स्टेप, फिर यहाँ पे स्टेप, फिर यहाँ पे स्टेप, तो कंप्लीट करेंगे तो एक कंप्लीट सर्किल और डिस्क बन जाएगी। कहां से कहां, 0 टू आर तक लिमिट को वेरी करना है। अब अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों आज। अब हम इसके बाद में ना सॉलिड कौन पे करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम गॉस लॉ, उसमें हम और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन गॉस लॉ से थोड़ा इजी रह जाता है सिस्टम है ना, तो इसमें हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। एक क्वेश्चन आपके लिए और दे देता हूं मैं, ये बच्चों कोई स्क्वायर है, ये आपको करना है खुद को, ये कुछ इसका एरिया वेक्टर ऐसे नहीं बना सकता, तो ये मान तो एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है जो एरिया वेक्टर के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू ई ले लेना, और तो क्या मैग्नीट्यूड ई ले लेना। तो मुझे बताओ इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना, एक का एक कंपोनेंट एरिया के अलोंग ले लेना, उसका मल्टीप्लाई कर देना ई ए cos थीटा वाला, ठीक है बच्चों, तो आप इसको कर सकते हो। तो अब कल करेंगे हम सॉलिड एंगल पे कितना, सॉलिड एंगल के बारे में हम कितना कुछ कर सकते हैं कल करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना।